आज की कहानी एक ऐसे रेलवे फाटक की है जिसे गांव वाले सुसाइड पॉइंट कहते हैं। पहले वहां लाशें मिला करती थी, लेकिन अब लोग ऐसे गायब होते हैं कि उनकी लाश तक नहीं मिलती। यह कहानी है गोपाल की, एक किसान जिसकी जिंदगी प्यार से शुरू होकर आत्मबंधन की क्रिया, प्रेतात्मा और स्थापित रेलवे फाटक तक पहुंच जाती है। शादी, बीमारी, तांत्रिक क्रिया, आत्मा का रूप बदलना और एक ठेकेदार रमेश का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना। यह कहानी धीरे धीरे आपको उस सच्चाई तक ले जाएगी जहां प्यार ही सबसे बड़ा जाल बन जाता है। अगर आपको हॉरर स्टोरी हिंदी में सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और स्टोरी को और भी ज्यादा डरावना बनाने के लिए हेडफोन लगा लीजिए। गोपाल एक किसान था जो गाँव में अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसके पिता और एक छोटा भाई था। तीनों हंसी खुशी रहते थे, लेकिन कम उम्र में ही माँ का साया गोपाल के सर से उड़ जाने के कारण वह बहुत उदास रहता था। वह ज्यादा किसी से बातचीत नहीं किया करता और अपना ज्यादातर खाली समय अपने घर से लगभग 300 मीटर दूर स्थित रेलवे फाटक पर बिताया करता। उस रेलवे फाटक को लोग सुसाइड पॉइंट कहा करते थे, क्योंकि आए दिन वहाँ लोगों की लाशें मिला करती। आसपास के लोग यहाँ तक कहते थे कि शाम के वक्त वहाँ जाने से लोगों के मन में आत्महत्या का ख्याल आने लगता है और वहाँ से तरह तरह की डरावनी आवाजें भी आती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गोपाल ने कभी ऐसी किसी आवाज को नहीं सुना था। जिंदगी की तमाम परेशानियों के बावजूद उसके मन में कभी आत्महत्या का ख्याल आज तक नहीं आया, इसलिए वह इन सब बातों को अफवाह मानता था। मगर आए दिन वहाँ लाशें मिला करती। यह सिर्फ संयोग या इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। समय बीतता गया और गोपाल की उम्र शादी की हो गई। घर वालों ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया और जल्द ही एक अच्छा रिश्ता मिल भी गया। शादी की तारीख तय हुई और गोपाल के छोटे भाई को, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, बुलावा भेजा गया। घर में खुशी का माहौल था और सुनीता के घर में भी खुशियों का माहौल था। सुनीता वही लड़की थी जिससे गोपाल की शादी होने वाली थी। सांवली सी सूरत और एक ऐसी मूरत कि बस एक झलक में ही प्यार हो जाए। गोपाल ने भी सुनीता को फोटो देखते ही हाँ कर दी थी। दोनों की शादी हुई और सुनीता गोपाल के घर आ गई। कुछ दिनों के बाद छोटा भाई शहर चला गया। गोपाल अपने काम में व्यस्त रहता, लेकिन सुनीता की एक आवाज पर वह सारे काम को छोड़कर उसके पास दौड़ पड़ता। जो समय वह पहले रेलवे फाटक पर बिताया करता था, अब वही समय सुनीता के साथ बिताने लगा। गोपाल मानो सुनीता को देखकर सब कुछ भूल जाता था। वह सुनीता के लिए पागल था और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन गोपाल की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। शादी के 4 महीने बाद ही सुनीता बीमार रहने लगी। गाँव के आसपास के सभी डॉक्टर और नीम हकीमों को दिखाकर गोपाल परेशान हो गया, पर कोई सुधार नहीं आ रहा था। तो गोपाल सुनीता को लेकर शहर अपने छोटे भाई के पास गया ताकि उसे बेहतर इलाज मिल सके। वहाँ के डॉक्टर ने सुनीता को देखते ही तुरंत ब्लड टेस्ट करवाने को कहा। डॉक्टरों को शक हो चुका था कि कहीं कुछ बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन वो बस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। शाम को डॉक्टर का फोन आया और गोपाल को अगले दिन अकेले हॉस्पिटल बुलाया गया। गोपाल ने डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर ने गोपाल को कुर्सी पर बिठाया और सुनीता को ब्लड कैंसर है और बीमारी काफी बढ़ चुकी है। ज्यादा से ज्यादा 2 साल का समय है, वो भी अगर ठीक से ध्यान रखा जाए तो, ऐसा गोपाल को कहा। इतना सुनने की देरी थी कि गोपाल वहीं बेहोश हो गया। होश में आने पर वह जोर जोर से रोने लगा। बहुत समझाने के बाद उसने तय किया कि वह यह बात सुनीता को नहीं बताएगा और पूरी तरह से उसका ख्याल रखेगा। गोपाल दवाइयों को लेकर और सुनीता के साथ अपने गांव वापस लौट आता है ताकि वह उसका अच्छे से ख्याल रख सके। तरह तरह से उसका इलाज करने लगा, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो वह परेशान होकर उसी रेलवे फाटक पर जाकर बैठ गया। शाम का समय था, चारों ओर सन्नाटा था कि अचानक गोपाल जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते बोलता है, मैं सुनीता को बचा नहीं पा रहा हूँ तो क्या हुआ, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। मैं उसे कभी मुझे छोड़कर नहीं जाने दूंगा। मैं उसे तो नहीं, पर उसकी आत्मा को मुझे छोड़कर कभी नहीं जाने दूंगा। मैं हमेशा उसे अपने साथ रखूंगा। थोड़ी देर पहले जो गोपाल उदास घूम रहा था, वही हंसता हुआ घर लौट रहा था। अपने ही पिता के पास आकर वह उन्हें बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, सुनीता हमेशा हमारे साथ रहेगी। पिता को लगा कि शायद गोपाल सदमे में है और उन्होंने भी अपना सर हिलाकर सहमति जताई। यह सुनते ही गोपाल फिर जोर जोर से हंसने लगता है। अगले दिन सुबह सुबह गोपाल उठकर घर से निकल जाता है। 2-3 दिन लगातार वह कई तांत्रिकों के पास गया, उनसे बातें की और अपने लिए एक योग्य गुरु ढूंढ रहा था जो उसे यह क्रिया सिखाते। और कुछ ही समय के बाद उसे एक योग्य गुरु मिल भी जाता है। पर गोपाल की ये बातें को सुनकर कि वह किसी आत्मा को अपने बंधन में कर रखना चाहता है, गुरु ने उसे समझाया कि यह प्रकृति
प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। पर गोपाल था कि वह मानने को तैयार ही नहीं था। वह दिन रात गुरुजी के आगे पीछे घूमने लगा और गोपाल के जिद के आगे गुरुजी को भी उसकी बात माननी पड़ी। गुरु ने उसे अगले 3 महीने तक हर हफ्ते 3 दिन आने को कहा। गोपाल पूरी निष्ठा से साधना करने लगा और बाकी समय सुनीता के साथ बिताया करता और उसका अच्छे से ख्याल रखा करता। 3 महीने पूरे होने पर गुरु ने उसे आत्मबंधन की पूरी क्रियाविधि समझाई और बताया कि सुनीता जिस समय अपना शरीर छोड़े उसी समय तुम्हें यह क्रिया करनी है। गोपाल को लगा कि वह सारी बात समझ चुका है और वह घर लौट ही रहा था कि आते आते गुरु ने उसे एक खास बात बताई थी। शरीर छोड़ने के तुरंत बाद ही तुम्हें यह क्रिया करनी है। यदि ज्यादा विलंब हो जाए तो इस क्रिया को मत करना, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। गोपाल सारी बातों को समझकर घर लौट आया। वह दिन रात सुनीता के पास रहने लगा। इसी बीच छोटा भाई जो शहर में था उसकी तबीयत खराब हो गई तो गोपाल ने अपने पापा को उसके पास भेज दिया। अब घर में सिर्फ गोपाल और सुनीता थे। गोपाल दिन रात सुनीता के आगे पीछे रहता, उसका ध्यान रखता और देखता कि कहीं उसे कोई तरह की दिक्कत तो नहीं। कई दिन बीत चुके थे। वो बिना खाए पिए गोपाल सुनीता के आगे पीछे घूम रहा था। देखता रहता, ऐसे देखता रहता कि ना जाने कब सुनीता अपने दम को तोड़ दे और वह तुरंत आत्मबंधन की क्रिया कर उसे हमेशा के लिए अपने पास रख ले। एक दिन ना जाने कब उसकी आंख लग गई और जब उसकी आंख खुली उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। वह तुरंत सुनीता की ओर मुड़ा, लेकिन सुनीता की सांसें थम चुकी थी। गोपाल पागलों की तरह चिल्लाने लगा। वह दौड़कर आत्मबंधन की तमाम सामग्री ले आया और वह क्रिया शुरू कर दी। क्रिया शुरू ही हुई थी कि घर में अचानक भूचाल सा आ गया। जलती हुई बल्ब बंद हो गई और सुनीता के शरीर में कंपन होने लगा। गोपाल को लगा कि शायद सुनीता वापस आ रही है। वह और तेजी से क्रिया करने लगा और तभी सुनीता उठकर बैठ गई। उसने आंखें खोली, उसकी आंखें पूरी काली थी। शरीर से एक अजीब सा गंध आ रहा था। उसने गोपाल की ओर देखा और कहा, इतने दिन लगा दिए तुमने मुझे बुलाने में। पिछले 9 सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही थी। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी बातों को सुनकर गोपाल समझ चुका था कि उसने आत्मबंधन की क्रिया में देरी कर दी। वह जो आई है वह सुनीता नहीं कोई और है। गोपाल कुछ समझ पाता उससे पहले ही गोपाल बेहोश हो जाता है। 2 दिनों के बाद जब गोपाल के पिता शहर से घर लौटते हैं और घर के अंदर जैसे ही घुसते हैं तो घर के अंदर गोपाल और सुनीता की लाश को देखते हैं। एक अजीब से पोजीशन में, एक अजीब सी स्थिति में दोनों लाश एक दूसरे में लिपटी हुई थी, दोनों बिना कपड़ों के। गोपाल के पिता चीखते हुए वहां से बाहर भाग जाते हैं। देखते ही देखते गांव के सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं और छोटे भाई को भी बुलावा भेज दिया जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत कैसे हो सकती है। इतने में गोपाल के पापा ने बताया कि कुछ दिन पहले गोपाल किसी गुरु के पास गया था। गुरु को बुलाया गया। गुरु वहां पहुंचे और गुरु घर का हाल देखते ही तुरंत अंतिम संस्कार की तैयारी करने को कहा। लोगों ने कई तरह के सवाल किए तो गुरु ने बस इतना कहकर चेतावनी दी कि अगर देरी हुई तो पूरे गांव पर भारी संकट पड़ सकता है। गुरु ने बताया कि गोपाल को मरे 2 रात हो चुकी है और यह 3री रात है। अगर समय रहते अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी। मजबूरी में लोगों ने तुरंत गोपाल और सुनीता का अंतिम संस्कार कर दिया। अगली सुबह गांव वाले गुरुजी के सामने सच्चाई जानने के लिए खड़े थे। गुरुजी ने बताया कि पिछली रात उन्होंने गोपाल की आत्मा से बात की और लंबी क्रिया के बाद वो उसे मुक्त करवाने में सफल रहे। उन्होंने बताया कि 4 साल पहले उसी रेलवे फाटक पर एक लड़की ने आत्महत्या की थी। दहेज ना दे पाने के कारण उसकी शादी टूट गई थी और घर वाले उसे लगातार मारा पीटा करते। तंग आकर उसी रेलवे फाटक पर उस लड़की ने अपनी जान दे दी थी। गोपाल की शादी के कुछ महीने बाद ही उस लड़की ने सुनीता को अपना शिकार बनाया। गोपाल पर उस लड़की की नजर कई दिनों से थी पर गोपाल का वो कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। सुनीता कमजोर थी इसलिए उसने सुनीता को अपने कब्जे में ले लिया और उसी की आत्मा ने सुनीता का रूप लेकर उस रात को गोपाल के साथ संबंध बनाए और उसकी जान ले ली। गुरुजी ने कहा कि एक रात और बीत जाती तो गोपाल की आत्मा हमेशा के लिए उसी लड़की के अधीन हो जाती। उन्होंने गोपाल की आत्मा को तो मुक्त करवा दिया है लेकिन उस लड़की की आत्मा अब भी आजाद है। जाते जाते गुरु ने सबको उस रेलवे फाटक से दूर रहने की सलाह दी क्योंकि ना जाने अगला गोपाल कौन बन जाए। समय बीता और गुरुजी की चेतावनी सच हो गई। गोपाल और सुनीता की मौत को 6 महीने बीत चुके थे। उसका घर अब भी बंद पड़ा था। दरवाजों पर धूल जमी थी और टूटी खिड़कियां इस बात की गवाही दे रही थी कि वहां अब कोई नहीं रहता। लेकिन गांव वालों को सबसे ज्यादा डर उस घर से नहीं बल्कि उस रेलवे फाटक से लगता था जिसे अब भी लोग सुसाइड पॉइंट कहकर पुकारते थे। फर्क बस इतना था कि पहले वहां लाशें मिलती थी, अब लोग वहां से गायब होने लगे थे। लोगों की लाश तक नहीं मिलती थी ताकि उनकी अंतिम क्रिया की जा सके। शाम ढलते ही उस फाटक के आसपास एक अजीब सी भारी खामोशी छा जाती थी। हवा चलती तो ऐसा लगता कि जैसे कोई बहुत
बहुत पास से सांस ले रहा हो। गांव वालों का कहना था कि अब वहाँ डरावनी आवाजें नहीं आती, बल्कि एक जाना पहचाना सा एहसास होता है। एक ऐसा जैसे कोई अपना बहुत प्यारा आदमी उन्हें अपने पास बुला रहा हो, मानो जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और एक पल भी उनसे दूर नहीं रह सकते। इसी दौरान शहर से रमेश नाम का एक ठेकेदार गाँव पहुँचता है। उसने गाँव वालों से बातचीत की और बताया कि रेलवे फाटक के पास ही उसे एक गोदाम बनाने का ठेका मिला है। गांव वालों ने उसे समझाया, मना किया, चेतावनी दी कि उस रेलवे स्टेशन से दूर रहे, खासकर शाम के बाद। लेकिन रमेश हंस पड़ा। उसने कहा कि ये सब अंधविश्वास है, डर दिखाकर लोग शायद उसकी जमीन खाली करवाना चाहते हैं। उसी रात उसने अपना एक अस्थायी कमरा रेलवे फाटक के कुछ ही दूरी पर बनवा लिया। पहली रात रमेश को नींद नहीं आई। उसे लगा कि जैसे कोई बहुत धीमी सी आवाज उसका नाम ले रही हो। उसने करवट बदली, आंखें बंद की, लेकिन वह आवाज फिर आई, इस बार और थोड़े पास से। दूसरी रात उसने खिड़की से झांक कर देखा। रेलवे फाटक के पास धुंध में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर और बिल्कुल स्थिर। रमेश ने आंखें मली और वो औरत तब भी वहीं थी। थोड़े समय के बाद वो औरत रमेश को अपनी नजदीक आते दिखाई दी। तीसरी रात वह आवाज जो उसे धीरे धीरे सुनाई दे रही थी, वो साफ साफ उसे सुनाई दे रही थी। इतने दिन लगा दिए तुमने मुझे, देखो मैं यही हूँ। रमेश का शरीर ठंडा पड़ गया। ये वही शब्द थे जो कभी गोपाल ने सुने थे। तीसरी रात के बाद रमेश कभी वापस नहीं लौटा, क्योंकि उस रात जो लड़की उसे दूर रेलवे फाटक पर घूमती हुई दिखाई दे रही थी, वो चलते हुए तेजी से रमेश की खिड़की की ओर बढ़ते हुए उसे दिखाई दी। धीरे धीरे वह लड़की खिड़की के पास आई और खिड़की से झांक कर रमेश को देखा, ऐसी डरावनी आंखों के साथ जिसे देखकर रमेश बेहोश हो गया। और अगले सुबह गांव के सभी लोग रमेश बाबू को ढूंढते हुए उनके कमरे में पहुंचते हैं, तो कमरे की दीवार पर एक नुकीली चीज से एक वाक्य फुर्चा हुआ था, मैं यही हूँ। पूरे गांव में डर का माहौल फैल चुका था। लोगों ने देरी नहीं की, गुरुजी को फिर से बुलावा भेजा गया। गुरुजी ने पहले ही रेलवे फाटक की ओर देखा और कहा, मैंने तुम सबको मना किया था उस रेलवे फाटक की ओर जाने से, फिर ये कैसे हुआ? उनका चेहरा सख्त हो गया और एक ही बात कही, अब यह आत्मा किसी एक से बंधी नहीं है, अब यह चुनती है अपना अगला शिकार। गुरुजी ने बताया कि वह आत्मा अब उन्हीं लोगों को निशाना बनाती है जो अकेले है, दुखी है या किसी से हद से ज्यादा प्यार करते हैं। वह पहले उनके मन में भरोसा जगाती है, फिर उसकी सबसे प्यारी शक्ल ले लेती है। और जब इंसान को यह एहसास होता है कि सामने जो है वह असली नहीं है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और इस बार उसका शिकार बना रमेश। जाते जाते बस इतना कहा गुरुजी ने, यह जगह पूरी तरह से साबित हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी मौतें हो चुकी हैं। गुरुजी ने कहा कि गांव वालों से चंदा कर आप सब यहाँ पर एक हनुमान मंदिर का निर्माण करवा दें। हनुमान जी का मंदिर गांव वालों ने चंदा कर वहाँ बनवा दिया, पर आज भी लोग वहाँ से गायब हो रहे हैं। आज के दिन रेलवे फाटक वही है, ट्रेन अब भी वहाँ से गुजरती है, लेकिन आज भी शाम के बाद लोग उस रास्ते जाने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि कहीं आसपास से वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जिस रेलवे फाटक को गांव वाले सुसाइड पॉइंट कहा करते थे, अब वहां लाशें नहीं मिलती, अब लोग गायब हो जाते हैं। और इस बार मुखिया का बेटा अजय बस एक आवाज सुनकर धुंध में ना जाने कहां गायब हो गया। सुबह पुलिस आई, पूरे गांव को छान मारा, लेकिन ना निशान, ना खून और ना ही मिली लाश। फिर से मजबूर होकर गुरुजी को गांव बुलाया गया, लेकिन गुरुजी ने भी कहा कि अब ये उनके बस की बात नहीं है। लेकिन गुरुजी उठते हैं, एक नींबू, कुछ मंत्र पढ़ते हैं और नींबू अपने आप चल पड़ा, सीधा जाकर रुका गोपाल के उसी बंद घर के सामने। गुरुजी चुड़ैल आमने सामने होंगे, महायज्ञ होगा और ठीक 11वें दिन चुड़ैल की चीख, मटके के अंदर चुड़ैल और एक गड्ढा। लेकिन गड्ढा बढ़ने से पहले मटके के अंदर से एक आवाज आना, मैं खत्म नहीं हुई हूँ, क्योंकि इस बार डर आपके घर तक आएगा। पार्ट 2 में जो खुलने वाला है वो सिर्फ रहस्य नहीं, एक सांप है जो अब जाग चुका है। सुसाइड पॉइंट पार्ट 2 जल्द आ रहा है और इस बार कोई नहीं बचेगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हाँ, ऐसी ही अगली कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।